हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृत प्रगति के मानदंड का अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, चैप्टर में इसका पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। तो देख लेते हैं बेटा हम इसके अभ्यास प्रश्न। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोग का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐसाओं से प्रेरित पुरुषार्थ तुष्टशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। आगे समझ में? अब हम देख लेते हैं बेटा इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। क्या देखो क्या बताया गया यहाँ पे, दिए गए गद्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश अभी मैंने पढ़ा और अब हम इससे ही इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, तो उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखोगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, और पाठ का नाम लिखोगे बेटा प्रगति के मानदंड। ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं बेटा, देखो लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या है। अब इसका आंसर देखो कहां से देखेंगे। लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या है, तो इसका आंसर यहां से देखेंगे। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। आ गया समझ में? लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या है, तो लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, लेखक ने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र किसे कहा है। तो लेखक ने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र किसे कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका एकात्मवाद। देखो एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, लेखक ने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र किसे कहा है, तो इसका आंसर लिखोगे बेटा लेखक ने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र एकात्म मानववाद को कहा है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, भौतिक उपकरण के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। भौतिक उपकरण के विषय में लेखक के क्या विचार हैं, तो इसका आंसर क्या लिखोगे। भौतिक उपकरण क्या होते हैं बेटा आपके लिए, जैसे कि भौतिक उपकरण आपके हो जाते हैं पंखा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इंटरनेट, गाड़ियां आदि। ये क्या है हमारे लिए भौतिक उपकरण है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसके आंसर में लिखोगे बेटा लेखक ने भौतिक उपकरण के विषय में लेखक के क्या विचार है, तो भौतिक उपकरण के विषय में लेखक के विचार हैं कि पंखा, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इंटरनेट, गाड़ियां आदि भौतिक उपकरण मानव के जीवन के लिए साधन हो सकते हैं, किंतु यह उनके जीवन का साध्य नहीं हो सकती। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहा है। भौतिक उपकरण के विषय में लेखक ने क्या कहा है, तो भौतिक उपकरण के विषय में लेखक का विचार है कि भौतिक उपकरण के विषय में लेखक का विचार है कि जैसे कि पंखा, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इंटरनेट, गाड़ियां आदि भौतिक उपकरण मानव के जीवन के सुख के साधन हैं, साध्य नहीं हो सकते। सुख के साधन हो सकते हैं किंतु मनुष्य के लिए ये साध्य नहीं हो सकते। आगे समझ में? मनुष्य के जीवन के लिए साध्य नहीं हो सकते। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन क्या था आपका, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां से देखते हैं।
हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु मानव होना चाहिए, जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे अर्थात मनुष्य ही ब्रह्मांड का आधार है। आ गया समझ में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु मनुष्य ही होना चाहिए, जो कि ब्रह्मांड का आधार है, तथा पृथ्वी पर जीव का प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य ही है, और वही इस व्यवस्था के उपकरण का साधन है। आगे समझ में? वही इस व्यवस्था के उपकरण का प्रतिनिधि करने वाला साधन है। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो। प्रस्तुत गद्यांश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु मनुष्य को ही होना चाहिए, जो कि इस ब्रह्मांड का आधार है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तथा पृथ्वी पर जीव का प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य ही है, तथा पृथ्वी पर जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य ही है, और वही इस व्यवस्था के उपकरण का साधन है। आगे समझ में? ये हो जाएगा बेटा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं बेटा, आपका अगला पैराग्राफ। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया, और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य है। आसक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता। बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि बलमुपास्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें, तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सकें। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे बेटा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृत प्रगति के मानदंड शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। आगे, पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की है? तो इसका क्या लिखोगे बेटा? इसका आंसर आप क्या लिखोगे? पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की है? तो पाश्चात्य जगत ने भौतिक के क्षेत्र में उन्नति की है। आगे समझ में? पाश्चात्य जगत ने भौतिक क्षेत्र में उन्नति की है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में किस बात को व्यक्त किया गया है? उपर्युक्त गद्यांश में किस बात को व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा? इसका आंसर लिखोगे बेटा आप, उपर्युक्त गद्यांश में व्यक्त किया गया है कि बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। क्या कहा गया है? बिना अभ्युदय के, यहां से देख लेंगे इसका आंसर, बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने भारत के संदर्भ में क्या कहा है? लेखक ने भारत के संदर्भ में क्या कहा है? तो देखते हैं बेटा। भारत भौतिक, क्या कहा है लेखक ने? भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है। आगे समझ में? वो कहते हैं कि भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है, और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। हो गया क्लियर? लेखक ने भारत के संदर्भ में क्या कहा है? लेखक ने भारत के संदर्भ में कहा है कि भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है, और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो इसमें लिखेंगे बेटा, देख लेते हैं क्या कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसमें कहते हैं कि पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। तो इसका लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि पश्चिमी देशों ने सुख सुविधाओं के प्रयोग में आने वाले उपकरणों के लिए उन्नति तो की। ठीक है, उपकरणों का निर्माण किया,
पश्चिमी देशों ने सुख सुविधाओं में प्रयोग किए जाने वाले अनेक उपकरणों का निर्माण किया जिसका वे उपयोग कर रहे हैं, किंतु भौतिक प्रगति के कारण वे लोग आध्यात्मिक अनुभूति भौतिक प्रगति के कारण वे लोग आध्यात्मिक अनुभूति में पिछड़ गए। भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति होना भी आवश्यक है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो बेटा इसका अर्थ। पश्चिमी देशों ने सुख सुविधा में प्रयोग आने वाले अनेक उपकरणों का निर्माण किया है जिसका वे उपयोग कर रहे हैं, किंतु भौतिक प्रगति के कारण वे लोग आध्यात्मिक अनुभूति में पिछड़ गए। भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति होना भी आवश्यक है। आ गया समझ में? ये हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं बेटा। अगला गद्यांश देखते हैं बेटा। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण, युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां, परकियों के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा परकियों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। उपर्युक्त गद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इसका संदर्भ बेटा आप लिख लोगे। इसका संदर्भ मैं बता चुकी हूँ। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी बेटा मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। ठीक है, अगला देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ गए होंगे ठीक से। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं बेटा हम रेखांकित अंश की व्याख्या। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें। प्रस्तुत गद्यांश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों का हम निरीक्षण करें। भली भांति हम आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों का हम भली भांति निरीक्षण करें, जिससे पता लगेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां हैं। परकियों यानी कि दूसरों के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा दूसरों के द्वारा थोपी गई और उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नीतियां एवं सिद्धांत किस प्रकार विदेशियों की नकल मात्र बनकर रह गए? भारतीय नीतियां एवं सिद्धांत किस प्रकार विदेशियों की नकल मात्र बनकर रह गए? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। देखते हैं परकियों के साथ साथ, यहां से देखेंगे इसका आंसर, परकियों के साथ संघर्ष की परिस्थिति। ठीक है, परकियों के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा परकियों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। आगे समझ में? भारतीय नीतियां एवं सिद्धांत किस प्रकार विदेशियों की नकल मात्र बनकर रह गए हैं? तो इसका आंसर भाई बेटा आप यहां से लिखोगे, परकियों से लेकर के स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का प्रमुख कारण क्या है? समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके आंसर में बेटा हम लिखेंगे पुरानी रूढ़ियां परंपराएं कुप्रथाएं हैं। पुरानी समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का प्रमुख कारण पुरानी रूढ़ियां परंपराएं कुप्रथाएं हैं, जिन्हें समकालीन समय में मनुष्य की आवश्यकताओं से अधिक महत्व देने के कारण हमारी प्रगति रुक गई है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं।
समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का प्रमुख कारण पुरानी रूढ़ियां, परंपराएं, कुप्रथाएं हैं, जिन्हें समकालीन समय में मनुष्य की आवश्यकताओं से अधिक महत्व देने के कारण हमारी प्रगति रुक गई है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसके आंसर में बेटा आप लिखोगे, भारत की सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का प्रमुख कारण युग के अनुकूल परिवर्तन करके पुरानी प्रथाओं और रूढ़ियों को अधिक महत्व देना है। आगे समझ में? भारत की सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का प्रमुख कारण युग के अनुकूल परिवर्तन करके पुरानी प्रथाओं और रूढ़ियों को अधिक महत्व देना है। आगे समझ में? अगला देखते हैं, अगला पैराग्राफ देख लेते हैं बेटा। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक है बेटा, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये आप कर ही लोगे। ठीक है, अगला देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? समाज की है। तो प्रस्तुत गद्यांश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पालन पोषण की जिम्मेदारी समाज की है तथा उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी समाज की है, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के रूप में तैयार हो सके और समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में वह अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। उसके लिए स्वस्थ और क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन का अर्थ क्या हो गया? जीवन यापन करना। ठीक है, जीविकोपार्जन यानी कि अपनी जीविका चलाने की और यदि किसी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की ही होती है। आगे समझ में? इतना समझ आ गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में सभ्य समाज के क्या दायित्व हैं? लेखक की दृष्टि में सभ्य समाज के क्या दायित्व हैं? तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, इसके आंसर में लिखोगे, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की और उसके शिक्षण की, ठीक है, और उसके शिक्षण की व्यवस्था करना सभ्य समाज का दायित्व है। आगे समझ में? जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की और उसके शिक्षण की व्यवस्था करना सभ्य समाज का दायित्व है। आगे समझ में? समाज का मुख्य दायित्व क्या है? ये तो एक ही क्वेश्चन हो गया। अगला, लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार क्या है? तो इसका आंसर कैसे लिखोगे बेटा? इसका आंसर कहां से लिखोगे? देखते हैं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार क्या है? तो यहां से ले लोगे से न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। आगे बेटा समझ में? इसका आंसर हो जाता है, प्रगति का मापदंड क्या है? प्रगति का मापदंड क्या है? तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, इसका आंसर यहां से लिखोगे बेटा, जो यहां से ले लोगे, प्रगति का मापदंड क्या है? जो समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपने योगदान करते हुए अपने
विकास में समर्थ हो सके। ठीक है, योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। ठीक है, प्रगति का मापदंड क्या है? प्रगति का मापदंड यहां से लिखेंगे, जो समाज के एक जिम्मेदार घटक के रूप में अपना योगदान प्रदान कर सके। आ गया समझ में? योगदान प्रदान कर सके। हो गया क्लियर? प्रगति का मापदंड क्या है? जो अपने समाज के एक जिम्मेदार घटक के रूप में अपना योगदान प्रदान कर सके। हो गया क्लियर? अगला देख लेते हैं बेटा, लास्ट पैराग्राफ है आपका। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसीलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथासत्य का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की और उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जातिभेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले कौन हैं? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले कौन है? तो कौन थे? भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले अनेक महापुरुष। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले अनेक महापुरुष हैं। आगे समझ में? अनेक महापुरुष हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका कैसे करोगे? देखते हैं। किंतु वे प्रस्तुत गद्यांश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की समानता को और उनकी गतिहीनता को समझ बैठे हैं। किंतु वे भारतीय जो राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते हुए युग की रूढ़ियों यानी कि परंपरा, ठीक है, बीते युग की परंपराओं अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। परंपराओं, रूढ़ियों और यथाशक्ति का समर्थन करते हैं। आगे समझ में? ये आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन, समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है? तो समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है, देखते हैं इसमें। तो यहां से देखेंगे, समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां, तो लेखक ने क्या माना है? राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति की प्रतिनिष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे और इसलिए बीते हुए युग की रूढ़ियां अथवा यथाशक्ति का समर्थन करते हैं। संस्कृत के क्रांतिकारी तत्व की और उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जातिभेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति के समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। तो क्या है? रोग के लक्षण माना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है? तो समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने रोग के लक्षण माना है। यहां से आ जाएगा, ठीक है बेटा। समाज में प्रचलित कुरीतियां ये क्या हो गए? जैसे आपका ये छुआछूत, जातिभेदी, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि क्या है? रोग के लक्षण है। तो लेखक ने क्या माना? इसे रोग के लक्षण माना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा? इसके आंसर में लिखोगे बेटा आप, समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने रोग का लक्षण माना है। अगला, किन लोगों की भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी? किन लोगों की भारतीय संस्कृति के पर दृढ़ निष्ठा थी? तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? भारतीय संस्कृति के प्रति दृढ़ निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल।
ठीक है, तो कौन थी? दृढ़ निष्ठा किसकी थी? राजनीतिक दलों की। ठीक है, तो इसका आंसर में आप क्या लिखोगे? इसका आंसर में लिखोगे आप राजनीतिक दल, किन लोगों की भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी? तो राजनीतिक दल के लोगों की भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। आ गया समझ में? राजनीतिक दल के लोगों की भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। अगला क्वेश्चन, पाठ एवं लेखक के नाम का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, इस क्वेश्चन को आप कर ही लोगे। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये था बेटा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चैप्टर प्रगति के मानदंड। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आज आपको इसके अभ्यास प्रश्न बताए बेटा। ये आपको अभ्यास प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बेटा यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।